Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. आज है अपना फोर्थ लेक्चर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो कि आपके एनटीए नेट के एग्जाम में पेपर 2 ऑफ यूनिट नंबर 7 है ना. इसमें यूनिट नंबर 7 है आपका पेपर 2 में. इसमें आपका है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में देखा था कि बैंक्स होते क्या हैं, बैंक्स कौन कौन से होते हैं और बैंक्स काम कैसे करते हैं, और लास्ट थर्ड लेक्चर में हमने देखा कि बैंक्स के फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में जाके देखा कि बैंक्स का सिस्टम ये कैसा कैसा है. ठीक है, और आज जो अपने पास फोर्थ लेक्चर है, इसमें हम क्या करने वाले हैं जी, इसमें हम करने वाले हैं कुछ आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक या फिर बैंक्स ऑफ बैंक, या फिर देसी भाषा में बैंक्स का बाप. ठीक है, तो बैंक्स का बाप या बैंक्स ऑफ बैंक या फिर सेंट्रल बैंक भी कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. इसके बारे में हमने थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देखा. आरबीआई के ऊपर लगता है आरबीआई एक्ट 1934. ठीक है, अच्छा ये है क्या, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में अब जो लेक्चर्स आने वाले हैं 4th, 5th, 6th, इसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या फंक्शंस इसके हैं, आरबीआई है क्या, कहां से आया, कौन सा एक्ट लगता है. ठीक है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या चीज है, ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए. ठीक है, और दूसरा हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर, जिसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से. इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा. अगर किसी सेम नेम से कोई और ग्रुप है तो प्लीज उसके ज्वाइन ना करना, इस हमारे चैनल का समझ के उसे मत ज्वाइन करना, क्योंकि वो आपको मिलेगा फेक. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आरबीआई देखो क्या है. पहले हमने देखा कि एक तो होता है आरबीआई. ठीक है, ये है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, और दूसरे होते हैं कमर्शियल बैंक्स, दूसरे होते हैं कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, अच्छा जी, कमर्शियल बैंक्स पे लगता है क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. कौन सा लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. और सेंट्रल बैंक पे कौन सा एक्ट लगता है, आरबीआई एक्ट 1934. अच्छा, ये काम क्या करता है जी, आरबीआई काम करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने का, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है. ये हमने फंक्शंस में भी देखा अभी. ठीक है, और कमर्शियल बैंक क्या काम करता है, क्रेडिट को क्रिएट करने का. ठीक है, तो क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाने का काम कौन करेगा, कमर्शियल बैंक्स करेंगे, और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा. अच्छा, कमर्शियल बैंक्स में हमने देखा कि प्राइवेट बैंक भी है. ठीक है, उसके बाद आरआरबी भी इसी में आ जाते हैं, पब्लिक बैंक भी इसी में आते हैं, फॉरेन बैंक भी इसी में आते हैं. ठीक है, डोमेस्टिक बैंक्स में ये सारे ही आ गए. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे बैंक्स हैं, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, कमर्शियल बैंक्स में आते हैं. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरबीआई है क्या. Reserve Bank of India was set up on the basis of recommendations of the Hilton Young Commission. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है फर्स्ट लाइन में, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बनता है. ठीक है, और इस हिल्टन यंग कमीशन को हम लोग रॉयल कमीशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, रॉयल कमीशन भी कहते हैं. तो आरबीआई किसके रिकमेंडेशन के बेस पे बना था, हिल्टन यंग कमीशन के बेस पे. ठीक है, अच्छा इससे पहले जब हमने फर्स्ट लेक्चर में किया, फर्स्ट सेकंड में, तब हमने एक चीज देखी थी कि 3 बैंक्स थे, उन्हें मर्ज करके एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था. इसे बाद में 1955 में एसबीआई बनाया गया था. याद है आपको कुछ? तो ये क्या था, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एक नाम दिया गया था, क्वाशी सेंट्रल बैंक, है ना. अच्छा, बनाया कब, 1921 में. अच्छा, 1920 में बनाया, और क्वाशी इसलिए नाम रखा था क्योंकि उस वक्त तक इंडिया में कोई भी बैंक नहीं था. ऐसा था, ऐसा ही तो था. 1921 तक कोई भी बैंक, सेंट्रल बैंक नहीं था इंडिया में, इसलिए इसे क्या बना दिया गया था, क्वाशी सेंट्रल बैंक बना दिया गया था. कि सेंट्रल बैंक की भूमिका तो निभाएगा लेकिन सेंट्रल बैंक नहीं होगा. ठीक है, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ी तो 1934 आया, और 34 में जाके इन्होंने आरबीआई बनाया, और उसके बाद जो हुआ था 55 में जाके इन्होंने इस बैंक को मर्ज करके, मतलब इसको चेंज करके एसबीआई बना दिया था. तो ये थोड़ी सी कहानी थी, थोड़ा सा लिंक करके पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और याद ज्यादा रहेंगी. ठीक है, चलिए
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 प्रोवाइड्स द स्टैच्यूटरी बेसिस, स्टैच्यूटरी मतलब जो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, बेसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ बैंक विच कमेंस्ड ऑपरेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। सर हुआ तो 1935 में, हाँ 35 से उसने अपने काम करने शुरू हुए करे, लेकिन आया कब था 34 में। जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होगा उसके बच्चा पैदा होते चलने लग जाएगा, नहीं ना, वो टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। कोई बच्चा क्या पता 4-5 महीने बाद भी चलने लग जाए, कोई बच्चा क्या पता 1.5 साल भी ना चल पाए ढंग से, है ना, क्या पता थोड़ा और टाइम ले, क्या पता और थोड़ा जल्दी चलने लग जाए। तो सभी का अलग अलग है। तो वैसे ही 34 में आया और 35 तक इसने थोड़ा सा सीखा, उसके 35 से इसने काम करना शुरू किया। फिर अब बात करते हैं बर्मा की। अब बर्मा म्यांमार, पहले ये किसका पार्ट था, जापान का, मतलब अभी फिलहाल में किसका पार्ट है, जापान का। पहले इंडिया में था। सक्सीड फ्रॉम द इंडियन यूनियन 1937 बट द रिजर्व बैंक कंटिन्यूड कर रहा था, किसकी भूमिका निभा रहा था, बर्मा के सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा था। एक्ट एज द सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ बर्मा एंड लेटर अप टू 1947। तो हुआ क्या, जब तक जापान ने बर्मा को अपने अंडर नहीं ले लिया, तब तक क्या हुआ, तब तक इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो बर्मा के सेंट्रल बैंक की भूमिका भी निभाता रहा। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पार्टीशन हुआ तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक हुआ था पाकिस्तान में और एक हुआ था इंडिया में डिवाइड, है ना। तो इंडिया ने किसका निभाया, 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के भूमिका भी निभाई थी। किसकी, इंडिया का सेंट्रल बैंक 1948 तक, 1947 में आजादी मिली, 1948 तक भी पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की भूमिका भी अपना आरबीआई जो है वो निभाता रहा। व्हेन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमेंस्ड ऑपरेशन, जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं आ गया तब तक अपना आरबीआई जो है वो उनके सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाता रहा था। द बैंक वाज ओरिजिनली सेटअप बाय द शेयर होल्डर्स, बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। अब सबसे अच्छी बात ये, हमने एक चीज देखी थी कि नेशनलाइज्ड कर देना, नेशनलाइज्ड कर रहे थे, ध्यान है। तो जो सबसे पहला बैंक था, सबसे पहला बैंक मतलब फर्स्ट बैंक या फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक लिखें, फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक जो था वो कौन सा था, आरबीआई। कब हुआ, 1949 में हुआ, ठीक है जी। तो हुआ क्या था, 1949 में सबसे पहले किसको किया गया था, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, और उसके बाद फिर 1969 में किया और फिर 1980 में किया था। हमें याद है 2 फेजेस में हमने देखा था कि नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसे नेशनलाइज कैसे किया गया, तो इसके ना 100 रुपए के शेयर थे, ठीक है, और इसे 116 रुपए में बेच के मतलब करके गवर्नमेंट ने अपने अंडर इसके स्टेक्स ले लिए थे। तो 16 रुपए का फायदा हर एक शेयर होल्डर्स को हुआ था पर शेयर, ठीक है। तो 100 रुपए का शेयर को 116 में बेच के गवर्नमेंट ने इसकी अंडरटेकिंग अपने अंडर ले ली थी। फिर स्टैब्लिशमेंट में पढ़ लेते हैं। स्टैब्लिशमेंट क्या हुआ, द आरबीआई वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट कौन सा था, एक्ट था 1934, काम करना शुरू किया 1935 में। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। सबसे पहले क्या हुआ था, जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो सबसे पहले इसका जो हेड ऑफिस था, सेंट्रल ऑफिस था, सेंट्रल ऑफिस कहां पे था, कोलकाता में। अच्छा सेंट्रल ऑफिस क्या होता है, सेंट्रल ऑफिस वो ऑफिस है जहां पे आरबीआई का गवर्नर बैठेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कोलकाता में ना करके इन्होंने बाद में इसे चेंज करके परमानेंट मूव कर दिया, कहां पे, मुंबई में। कब, 1937 में। तो ये भी एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पहले कहां पे था, पहले था कोलकाता में, और उसके बाद 1937 में इसे मूव करके कोलकाता से मुंबई में ले आए, और परमानेंट तब से लेके आज तक और शायद आगे भी हमेशा हमेशा के लिए इसका जो हेड ऑफिस है या सेंट्रल ऑफिस कह लो, इसका हमेशा हमेशा कहां रहेगा, मुंबई में रहेगा, ठीक है। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स। क्या होगा सेंट्रल ऑफिस, जहां पे गवर्नर बैठेगा। वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, पॉलिसीज कैसी, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे थ्रू ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 द आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या हुआ था, पहले प्राइवेटली ओन था और हर एक पर्सन के पास, मतलब उस टाइम पे शेयर का रेट क्या चल रहा था, 100 रुपए चल रहा था। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 116 में इसे बेच के अपने अंडर इसको ले लिया था, ठीक है। चलो जी,
आगे चलते हैं। फिर कहता है प्रेम्बल। अब प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल क्या था? द प्रेम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब क्या करता था? बेसिक फंक्शंस ऑफ द आरबीआई एज क्या क्या है? टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। ओके, काम क्या करेगा? एक तो बैंक नोट्स को इश्यू करने का काम करेगा। अच्छा, कॉइन्स कौन इश्यू करता है? कॉइन्स करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉइन्स को इशू करती है, 1 रुपए के नोट को इशू करती है। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें सभी नोट्स को, तो वो कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। तो पढ़ते हैं, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद ए व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। मॉनेटरी स्टेबल करना पड़ेगा। और यहां से हमने पढ़ा भी था, अगर याद है आपको, तो हमने कहा था कि आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है इंडिया में, एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। तो हमने ये सब कुछ पहले देख लिया। तो प्रेम्बल में मेन बात क्या है? मेन बात तो ये है कि ये क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन करेगा, और बैंक के जो नोट्स है, जो रुपीज है, वो इशू करने का काम आरबीआई करता है। लेकिन अगर पूछ ले कोई कि कॉइन्स कौन इशू करता है या 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है, तो वो आरबीआई नहीं करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ठीक है, चलिए अब ना ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो स्टैच्यूटरी बॉडी में ना कुछ मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 21 मेंबर्स हैं। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर कौन है? एक तो क्या है? गवर्नर है। एक तो है गवर्नर, फिर 4 हैं डेप्यूटी गवर्नर, फिर 2 हैं ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। 2 ऑफिसर्स कहां से होंगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे। 10 कहां से होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो। ठीक है, और 4 लोकल बोर्ड के गवर्नर्स होंगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। अब इसमें से याद क्या क्या रखना है? एक तो ये याद रखना है कि 21 मेंबर्स का बोर्ड है, जिसमें 1 गवर्नर है, 4 डेप्यूटी गवर्नर है। ठीक है, 2 ऑफिसर्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगी। 10 ऐसे लोग होंगे, 10 ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, और 4 लोकल बोर्ड के गवर्नर्स होंगे। इसका बोर्ड कहां पे? सेंट्रल बोर्ड कहां पे है? फिलहाल में मुंबई में, और फिलहाल के गवर्नर कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास है। ओके जी, अब इससे बात करें तो सबसे जो क्वेश्चन बनता है, तो क्या बनता है? एक तो 1 मिनट रुको, एक चीज और बतानी है यहां पर। यह है कि जो ये पहले 2 लोग हैं, पहले 2 कौन से? एक तो गवर्नर और दूसरा कौन सा है? डेप्यूटी गवर्नर। इन्हें कहते हैं हम लोग ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल डायरेक्टर्स ये कौन से? आरबीआई के मेन बंदे, मतलब ऑफिशियल डायरेक्टर्स ये तो रहेंगे। फिर बाकी के 3 कौन है? बाकी के 3 कौन है? नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ओके, अब क्वेश्चन यहां से आएगा ये कि आपका फर्स्ट गवर्नर कौन है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई पूछ ले, ध्यान से सुनना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई पूछ ले तो वो कौन था? आपका सर ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, या फर्स्ट इंडियन गवर्नर कह दे तो वो कौन होगा? सर सी.डी. देशमुख। कौन होगा? सर सी.डी. देशमुख। तो ध्यान रखिएगा, पहला गवर्नर पूछ ले नॉर्मल तो सर ओसबॉर्न स्मिथ होगा, और अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछ ले या फर्स्ट गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ ले तो कौन होगा? सर सी.डी. देशमुख होगा, क्योंकि ये तो कौन था? अंग्रेज था। ठीक है, ओके जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो 23rd, अब 23rd से क्यों शुरू कर रहे हैं इसके बारे में जब हम कहानी पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो आपको समझ में आएगा कि हमने 23rd से क्यों शुरुआत करी। ठीक है, तो 23rd जो गवर्नर था वो कौन था? रघु राम राजन। ठीक है, कौन थे? रघु राम राजन। ठीक है, और 24th कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। ओके, और 25th कौन थे या हैं? कौन से हैं? शक्तिकांता दास, जो हमने ऑलरेडी यहां पर देख लिया। तो 25th कौन है? शक्तिकांता दास है। ओके जी, तो अभी हमने आज क्या कुछ देखा, हमने थोड़ा सा एक बार देख ले आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में हमने देखा कि आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो क्या काम करेगा? काम जी ये करेगा कि क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, ना तो वो इन्फ्लेशन को ज्यादा होने देगा, ना ही वो डिफ्लेशन को ज्यादा होने देगा। इनको कंट्रोल करने का काम करता है ये किसके?
किसके अकॉर्डिंग, या कौन करता है, आरबीआई करता है। और आरबीआई किसके अकॉर्डिंग चलता है, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग चलता है। क्या इस पे गवर्नमेंट का कोई राज चलता है? नहीं सर, गवर्नमेंट का कोई राज नहीं चलेगा। गवर्नमेंट कहेगी ऐसा करो, आरबीआई कहेगी नहीं हम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कहेगी क्यों नहीं कर सकते, आरबीआई कहेगी हम पे लगता है आरबीआई एक्ट और हम चलेंगे आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। फिर बात करते हैं आरबीआई करता क्या है, क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है। देख लिया, यहां हमने देखा कि जब तक बर्मा नहीं हुआ, ठीक है, एक तो सबसे पहले क्या हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन की बात कर ले तो किसके रिकमेंडेशन के बेस पे बना, हिल्टन यंग कमीशन की बेस पे इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद कहें दूसरी आगे जाके तो बर्मा जब तक जापान ने नहीं कर लिया तब तक उसके सेंट्रल बैंक की भूमिका भी आरबीआई ने निभाई थी। और 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की भूमिका भी किसने निभाई थी, आरबीआई ने निभाई थी। कब तक निभाई थी, जब तक उनका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं बन गया। और इंडिया में फर्स्ट बैंक कौन सा था जिसे नेशनलाइज किया गया, तो वो कौन सा था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था या है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें तो स्टैब्लिशमेंट कैसे कैसे हुई। 1935 में इसे स्टैब्लिश किया गया, लेकिन किसके अंडर किया गया, किस प्रोविजन के अंडर किया गया, तो वो प्रोविजन क्या था, आरबीआई एक्ट 1934। पैदा हुआ 1934 में, काम करना शुरू किया 1935 में। ओके, आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस था वो पहले था कोलकाता में, लेकिन उसे शिफ्ट करके परमानेंटली शिफ्ट करके कहां कर दिया गया, मुंबई में कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1937 को कर दिया गया। ओके, पहले ये प्राइवेटली ओन्ड था जिसका शेयर था 100 रुपए, और इन्होंने क्या किया, 116 रुपए में उसे बेच के गवर्नमेंट ने उसकी सारी अंडरटेकिंग अपने पास ले ली थी। और एक बात और, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका सारा काम, इसे क्या कहते थे, क्वासी सेंट्रल बैंक कहते थे, इसका सारा काम किसने ले लिया, आरबीआई ने ले लिया। कब ले लिया, 1935 में। ओके, फिर प्रेम्बल में यही कहता है कि बैंक नोट छापता है ये, उसके बाद मॉनेटरी स्टेबिलिटी का काम करता है और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि इससे कंट्री को एडवांटेज मिल सके। ये इसके अंदर एक बोर्ड है, 21 मेंबर्स का बोर्ड है, जिसमें एक गवर्नर आएगा, 4 डेप्यूटी गवर्नर है, 2 ऑफिसर्स हैं जो अपॉइंट करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री, 10 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपॉइंट करेंगे कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 4 लोकल बोर्ड के गवर्नर्स होंगे। फर्स्ट एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर को कहते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स, और बाकी जो बचे उनको कहते हैं हम लोग नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। इसका बोर्ड कहां पे है, मुंबई में। और फिलहाल में अगर प्रेजेंट में अगर हम बात करें कि इसका गवर्नर कौन है, तो वो है डॉक्टर शक्तिकांता दास। इसका फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे, सर सीडी देशमुख। 23rd थे रघुराम राजन, फिर उर्जित पटेल, और अब कौन है, शक्तिकांता दास हैं। ठीक है जी, चलिए तो आरबीआई के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि इसकी स्टैब्लिशमेंट वैसे कैसे कैसे हुई। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ने फंक्शंस। तो फंक्शंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस सभी को अच्छे से पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। कैसी लगी वीडियो प्लीज जरूर कमेंट में बता के जाइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना, नहीं अच्छी लग रही डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेबल है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, फीडबैक देने से, आपके फीडबैक देने से हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हर एक टीचर, हर एक इंसान अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता है। उसे पता लगता है कि हाँ भाई वो इंसान कैसा पढ़ा रहा है या फिर कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।